की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी कौन से तमिल ग्रंथों से मिलती है? तो ये आपको यही था। हमने वैसे तो दक्षिण विजय की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है, दो तमिल ग्रंथ है, एहनानूरू और मुर्नानूरू। उन दो ग्रंथों से इसकी दक्षिण विजय की जानकारी हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? देखिए सुदर्शन झील के बारे में, ये देखो वाइट अपने ले लेते हैं, यहाँ मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ सुदर्शन झील के बारे में। देखो सुदर्शन झील का अगर हम देखते हैं कि सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम निर्माण कौन करता है? मौर्य वंश के लोग करते हैं, इतना ध्यान रखना। निर्माण किया मौर्यों ने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब प्रश्न में ये लिखा था कि जीर्णोद्धार किसने किया, पुनर्निर्माण। तो जीर्णोद्धार है या पुनर्निर्माण है, इसका मतलब एक ही बात होती है। जैसे किसी कुएं का, टंकी का, मान लो कि उसमें पानी नहीं रुक रहा, हम दोबारा उसको प्लास्टर करवा देते हैं और वो दोबारा से नई बन जाती है। मकान में भी हम दोबारा रंग रोगन करवा के, तो वो जीर्णोद्धार हो जाता है, पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार की बात आए तो वो कौन करता है? अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया, तो गुप्तों में कौन आएगा? स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त। और अगर पूछा जाए कि किस शक शासक ने इसका जीर्णोद्धार कराया, तो शक राजा जो था, शक राजा था रुद्र से, रुद्र द्वितीय, जिसका हमें जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। तो वो आपने ध्यान रखना है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में एक आगे क्वेश्चन भी है, तो यही बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। श्रीनगर की स्थापना आपको पता है, श्रीनगर की स्थापना करता है अशोक। श्रीनगर का संस्थापक था अशोक। अब हम बात करते हैं कि ब्याना में किस गुप्त शासक की 623 मुद्राएं मिली हैं जिसे हवेनसांग ने शक्रादित्य कहा है? वैसे ये सारे प्रश्न अगर कंपटीशन की कोई तैयारी करता है तो उनके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ब्याना किस गुप्त शासक की? तो ब्याना भरतपुर में पड़ता है अपने राजस्थान में। यहाँ से गुप्तों के काफ़ी सिक्के मिले हैं। तो वो राजा जिसके सिक्के 623 मुद्राएं मिली हैं, सबसे ज़्यादा भंडार मिला है, तो उसको हवेनसांग क्या कहता है? शक्रादित्य। तो उस राजा का नाम क्या है? कुमार गुप्त। ये आपने ध्यान रखना है। किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक, अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना में हम कहते हैं कि भैया मास्क लगा लो नहीं तो गुजर जाओगे। मस्की और गुर्जरा, ये दो अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अब बात ये है, आप कहोगे गुरु जी तो अशोक का नाम अशोक ही मिलेगा और क्या मिलेगा? नहीं, अन्य अभिलेखों में चार अभिलेख हैं जिनका दो का जिक्र हमारी बुक में हो गया, तो इनमें ही अशोक का नाम अशोक आता है। बाकी में उसकी उपाधि जो है ना, देवनाम प्रियदर्शी, वही आती है उसके अभिलेखों में। अशोक के हमने शिलालेखों के बारे में अगर हम बात करें कंपटीशन की तरह भी, तो वैसे भी, तो अशोक के जो शिलालेख थे, तो वृहद शिलालेख में उसकी राजकीय घोषणाएं हैं, लघु शिलालेख में उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात मिलती है हमें। अब और वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। गुप्त संवत किसने व कब चलाया? तो गुप्त संवत का जो संस्थापक था वो, कुछ बच्चों ने श्रीगुप्त लिख दिया, कुछ ने लिखा ही नहीं। तो 319-20 में 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब देखो गुप्तों में ना, अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अलग रुतबा है अपना, लेकिन और सारे हम अगर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और अगर प्रश्न देखें ना, तो इसके प्रश्न बड़े बनते हैं कुमार गुप्त के।
तो नालंदा जो ह्वेनसांग उसको शक्रादित्य कहता है, बयाना में उसकी मुद्राएं मिली हैं, सबसे ज़्यादा उसने सिक्के चलाए हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है कुमार, मुकेश कुमार, रोहित कुमार, सुनील कुमार, ऐसे करके कुमार कुमार जो सारे विश्वविद्यालय में तो पढ़ने जाते हैं। अब हम बात करते हैं रोमक व पॉलिश सिद्धांत, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दिया था वी ने। वरामहीर, वरामहीर, वरा अवतार किसका होता है? भगवान विष्णु का। तो रोमक और पॉलिश सिद्धांत वरामहीर ने दिया। और गुप्त काल में वराह की मूर्ति भी हमें उदयगिरी गुफा में मिलती है। गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो गुप्त काल में अब हम बंदरगाह की अगर बात करें तो यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर पूछा जाए पूर्वी बंदरगाह, तो पूर्वी बंदरगाह आएगा ताम्रलिप्ति। और अगर पूछा जाए पश्चिमी बंदरगाह, तो इस समय पश्चिमी बंदरगाह जो प्रसिद्ध था वो कौन सा था? भड़ोच या ब्रगकच्छ। ये गुजरात में पड़ता है, ये बंगाल में पड़ता है। भड़ोच गुजरात में, तो पश्चिम में भड़ोच। चलो जी, अब आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन कहाँ पहुँच गए हम? हाँ, कि गुप्त काल में व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? अब इस पर भी यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं, ये खाली शीट पर। व्यापारिक कारवां, अब देखो गुप्त काल में जितना भी व्यापारिक सिस्टम है उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ, ध्यान देना आप। गुप्त काल में जो व्यापारियों के संघ होते थे, व्यापारी के संघ को क्या कहते हैं? श्रेणी। और श्रेणी का जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसको क्या कहते थे? श्रेष्ठी। अब बात आई, अब ये श्रेणियां जो मिलकर वो समितियां बनाती थी अलग। तो गुप्त काल में जो समितियां होती थी व्यापारिक, उसको क्या नाम देते थे? निगम। अब कैसा भी प्रश्न आ जाए, निगम क्या है? व्यापारिक समितियां। तो व्यापारिक संघ को क्या कहते थे? श्रेणी। श्रेणी का प्रधान कौन था? श्रेष्ठी। और जो व्यापारिक कारवां का प्रधान था, उस व्यापारियों के काफिले का नेतृत्व करता था, उसको क्या कहते थे? सारथवा। ये आपने ध्यान रखना है। ये व्यापार सिस्टम समझा दिया गुप्त काल का। अब बात करते हैं हम गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? तो ये नॉर्मल प्रश्न है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते हैं हम? दिनार। गुप्त का अजंता की गुफा संख्या 16 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ये लगभग सभी बच्चों ने सही लिखा है। गुफा संख्या 16 का चित्र जो है वो मरणासन राजकुमारी का है। दश गीतिका सूत्र के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जी आर्यभट्ट। कईयों ने वाघभट्ट लिख दिया था, तो वाघभट्ट जो है अष्टांग हृदय के लेखक हैं। दश गीतिका सूत्र के कौन है? आर्यभट्ट। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्के चलाए? तो सर्वाधिक सिक्के कुमारगुप्त के मिलते हैं हमें। गुप्त काल का मंदिर किस शैली के उदाहरण है? सॉरी, गुप्त काल के मंदिर लिखना था। तो गुप्त काल के जो मंदिर हैं, देखो दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं, और उत्तरी भारत के जितने मंदिर हैं वो कौन सी शैली के उदाहरण हैं? नागर। तो गुप्त काल के मंदिर नागर शैली। तो अब हम अगर चोल पढ़ेंगे, पल्लव पढ़ेंगे, वो सारे द्रविड़ शैली में जाते हैं। वैशेषिक दर्शन व अणु सिद्धांत के प्रणेता महर्षि कणाद इसके प्रणेता हैं। तो 17 क्वेश्चन हमारे अति लघुतरात्मक हो गए हैं। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जो किया हुआ वो लाइक का बटन है, दबा दो। शेयर भी कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, लॉकडाउन में जो पढ़ाई प्रभावित हुई है। सब्सक्राइब तो कईयों को करना ही नहीं आता, सब्सक्राइब करना भी सीख लो, सब्सक्राइब कर दिया करो। नहीं तो फिर आपको बार बार मुझसे परीक्षा तक कैसे, कितनी बार मेरे को फ़ोन करके या मैसेज करके मेरे से टेस्ट या वीडियो मांगोगे? खुद का सब्सक्राइब किया हुआ अपने आप तक वीडियो पहुंच जाती है, बात ख़त्म। गुप्तकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो अगर हम मंदिरों की, आप अपने माइंड में एक बात इमेजिन करो कि अब हम मंदिर बनाते हैं। लो जी, ये हमने एक
मंदिर बनाया, उसके ऊपर लो जी ये एक झंडी लगा दी मंदिर के ऊपर, ठीक है। ये मंदिर, अब गुप्त काल के मंदिर इमेजिन कर लेना, जैसे सामान्य जो मंदिर होता है, ये द्वार पर क्या लगी होती थी, गंगा और यमुना की मूर्तियां। लो जी गंगा यमुना रोक दी, नदियों को माता का रूप देकर मंदिर के अंदर एंट्री की। यहाँ जो था धोक महाराज जगह मूर्ति लागेड़ी हुए, ठीक है, उसको क्या कहते थे, गर्भगृह। अच्छा, यहाँ धोक लगाने के बाद हम एक फेरी निकालते हैं, वो जो फेरी निकालने वाला होता है प्रदक्षिणा पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ। लो जी हो गया। फिर धोक लगा के अठार बैठा विकेठा, पुजारी जी प्रसाद दे दिया बड़ो सारो, तो जहाँ बैठते हो आपको उसको क्या कहते हैं, सभा मंडप। लो जी सभा मंडप हो गया। और एक होता है अंतराल। तो ये गुप्त काल के मंदिरों की विशेषताएं हैं। चलो जी हो गया, अब नहीं भूलोगे आप इमेजिन करके। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, देखिए हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति, उसमें आपने यही, हरिसेन कौन था, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, कुछ बच्चे इसको हर्षवर्धन का दिखा देते हैं। हर्षवर्धन का जो दरबारी है वो बाण भट्ट है, हर्ष बाण है, और समुद्रगुप्त का है हरिसेन। अब हरिसेन में शय षटकोण है, तो हर्ष में भी शय षटकोण, तो आप वहां ले जाते हो, दोनों षटकोण एक जगह नहीं रहेंगे। तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी है, ये ध्यान रखना। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है प्रयाग प्रशस्ति में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दो प्रमुख न्यायालय, मौर्य काल के प्रमुख दो न्यायालय कौन कौन से थे। देखिए थोड़ी सी ये बीच में मिस्टेक आ गई थी। तो मौर्य काल के जो दो प्रमुख न्यायालय थे वो थे धर्मस्थीय और कंटक शोधन। एक का नाम है धर्मस्थीय और एक का नाम है कंटक शोधन। अब देखो, जिसमें शोधन धय है उसी में दय आएगा, धय दय। तो दीवानी मामले जो हैं वो धर्मस्थीय में देखे जाएंगे, और फौजदारी मामले कंटक शोधन में। लड़ाई झगड़े वाले और एक होते हैं सरकार से भूमि संबंधित मामले, तो ये धर्मस्थीय और कंटक शोधन हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखो। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय है लगभग इसमें 10,000 तो स्टूडेंट आते थे, समझे। कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया नालंदा विश्वविद्यालय का। तो तर्क विज्ञान शिक्षा शास्त्र ये सब विषयों से संबंधित इसमें क्लास लगती थी, और इसका जो इसमें एडमिशन प्रवेश होता था, प्रवेश परीक्षा होती थी, उसके माध्यम से बच्चे को प्रवेश दिया जाता था। शीलभद्र जो उस समय का यहाँ का मुख्य शिक्षक माना जाता है। तो अलग अलग इसमें लाइब्रेरियाँ होती थी। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। गुप्तकालीन मूर्ति कला के 3 प्रमुख उदाहरण लिखो। तो गुप्त काल की मूर्ति कला के अगर हम 3 उदाहरण पढ़ते हैं तो वो है मथुरा की बुद्ध मूर्ति, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, और सुल्तानगंज की बुद्ध की। सुल्तानगंज से 1 टन की बुद्ध की मिली है मूर्ति, और वो है तांबे की। मथुरा में खड़े हुए भगवान बुद्ध हैं, और सारनाथ में बैठे हुए। लो जी, अब हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन मूर्तिकला हो गई। सुदर्शन झील का सह विस्तार। तो सुदर्शन झील के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया था। अशोक की विजयों का उल्लेख करो। अशोक की विजय कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी है नहीं। तो अशोक की जो विजय हैं वो 2 ही हैं, एक तो है कश्मीर की विजय और एक है कलिंग की विजय। तो कश्मीर में विजय, वहाँ श्रीनगर नगर की स्थापना कर देगा कश्मीर को जीतकर, और कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है, और कलिंग का राजा उसमें नंदराज था, और 1 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं। फिर अशोक को उसका मन द्रवित हो जाता है कि अब मेरे को युद्ध नहीं करना, तो वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और युद्ध त्याग देता है।
युद्ध घोष की जगह वो धम घोष अपना लेता है। समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन मैंने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों एक साथ, ये समुद्रगुप्त नहीं है, समुद्रगुप्त है, दोनों के एक साथ। वीर था, साहसी था, विद्वानों का संरक्षक था, स्वयं विद्वान था, 5 विजय यात्राएं हैं इसकी, प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन बड़ी बढ़ाई करता है इसकी, भारत का नेपोलियन कहते हैं इसको। ये सब बातें नॉर्मल नॉर्मल बातें अच्छे से याद हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है अजंता की बाघ गुफाएं कहाँ है तथा इनकी प्रमुख विषय और गुफाएं, ये सब आपने देखना। अब देखो, एक तरफ लिख लो अजंता और एक तरफ लिख लो बाघ। ये कहाँ पर है? ग्वालियर में, एमपी में। अजंता कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये ध्यान में। अब देखो, ये गुफाएं जो हैं वो लौकिक आम जो जनजीवन है उससे संबंधित है, लौकिक जीवन से। ये धार्मिक जीवन से संबंधित है, धर्म से संबंधित है अजंता, महायान धर्म से। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं और बाघ में कुल 9 गुफाएं। अजंता में जो 29 गुफाएं हैं ना, ये सारी गुप्त काल की नहीं है। अजंता में गुप्तों से पहले भी यहाँ पर गुफाओं में चित्रकला हुई, ठीक है, उनसे पहले भी हो और चित्रकारी हुई। लेकिन गुप्तों के समय यहाँ कौन सी गुफाओं का निर्माण होता है? 16 नंबर गुफा और 17 नंबर गुफा और 19 नंबर गुफा, ये काम की आपने। आपको पता ही है 16 नंबर गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, 17 में माता और शिशु का है, तो ये सब आपने याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक के धम्म की प्रासंगिकता बताते हुए आप क्या करो कि धम्म पर लेख लिखो। देखो जी, अशोक का धम्म, धम्म के बारे में एक तो इस प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा, धम्म के बारे में एक तो उसके सिद्धांत लिख दो, ऐसे सुनता और वो जो जितने 5 सिद्धांत हैं। फिर प्रासंगिकता, प्रासंगिकता ये है कि कहाँ तक ये अब महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो आपको पता ही है अशोक का धर्म भाईचारे की भावना वाला है, प्रासंगिकता वाली बात में लिखोगे। अगर इस धर्म को अपना ले तो विश्व में कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, युद्ध नहीं होगा, क्योंकि सभी भाईचारे से रहने लग जाएंगे। तो ये इसकी प्रासंगिकता है। वैसे मैंने शॉर्ट में बताया तो आपने लगभग बच्चों ने सही लिखा है, जिसका उत्तर आप सभी। अब इसको क्या डिस्क्राइब करूं, क्योंकि मैंने वीडियो में ये सब धम्म के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। गुप्तकालीन कला साहित्य, अब अगर आप भूलते हो ना कला साहित्य विज्ञान के बारे में, अब एक बात, कला में आपने माइंड में फिक्स रखनी है कि कला में 3 पॉइंट है जी। किसी किसी कला है तो कला है थारी वास्तुकला, मूर्ति कला और चित्रकला। वास्तुकला में किसकी बात आती है? मंदिरों की। गुप्त काल में मंदिर निर्माण काफी उन्नत अवस्था में था। तो मंदिर जो थे वो कौन सी शैली में? वो जो पहले बात हमने पढ़ ली, नागर शैली में। फिर मंदिरों के विषय लिखने हैं, विशेषताएं लिखनी है, वो गर्भगृह और वो सब। फिर जो मंदिरों के उदाहरण दे दो, अपने कानपुर वाला मंदिर, ठीक है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का वो दशावतार का मंदिर, तो ये भीतरी गांव वाला कानपुर का सिर्फ ईंटों का बना हुआ, ये उदाहरण आप 2-3 मंदिरों के लिख दें। मूर्तियां जो बनती थी वो बनती थी मथुरा में, पाटलिपुत्र में और सारनाथ में। यहाँ पर मूर्तियां की फैक्ट्रियां थी, मूर्ति जैसे कारखाना था, मूर्तियां बनती थी। और फिर मूर्तियों के आपको पता ही है मूर्तियां किससे बनती थी? धातु की और तांबे की। धातु की सॉरी धातु की, मिट्टी की, ये सब मूर्ति निर्माण में उपयोग लिया जाता था। और मूर्तियों के 3 उदाहरण आपको अभी हमने देखे हैं, मथुरा, सारनाथ, सुल्तानगंज। चित्रकला में आपको अजंता और बाघ का जिक्र करना है, तो ये कला खत्म हो गई। फिर अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में 3 ही व्यक्तियों को आपने दिमाग में रखना है, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। एक बस अष्टांग हृदय वाला। अष्टांग हृदय किसका ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे को लगता है ये परीक्षा में आएगा बोर्ड की। अष्टांग हृदय जो है वो वाघ भट्ट का है, लगता है मेरे को, जैसे ये भाई पेपर में आएगा, पता नहीं क्यों। तो इस तरह से हमने जो है
बिल्कुल, ये बस 21-22 मिनट की छोटी सी वीडियो है, तो सभी अपना मूल्यांकन करके कमेंट करके बता देना, और ये भी बता देना मेरे को, एक बार मैं ग्रुप में प्राइवेसी जो है वो ओपन कर दूंगा, तो फालतू के मैसेज मत करना, बस टेस्ट का रिप्लाई करके बता देना कितने आपके सही हो, वो तो कमेंट में बता देना, और शाम को जो प्राइवेसी ओपन की जाएगी तब बता देना कि नेक्स्ट टेस्ट कब रखा जाए और किस चीज़ का रखा जाए। तो मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ो, ताकि हमारा जो टारगेट है 90 प्लस का वो जल्दी पूरा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का।